हेलो क्लास। हम लोग एलाइज़ा पढ़ रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स, प्रोसीजर और क्या होता है एलाइज़ा, किस बिहाफ पे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग को डिस्कस करना था कि एलाइज़ा के एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी कि एलाइज़ा किन किन लेबोरेटरी टेस्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं सच एज़ HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, डेंगू, कोविड के जो एंटीबॉडीज़ की टेस्टिंग अगर हो रही है, टाइफाइड है, रूबेला है, मीज़ल्स, तो इस तरीके की कई सारी डिजीज़ेज़ हैं जो कि माइक्रोबियल बेस्ड है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के थ्रू कॉज होने वाली डिजीज़ेज़ हैं। ठीक है, तो उनमें हम लोग एलाइज़ा परफॉर्म करते हैं। करते क्या हैं कि हम इसमें पेशेंट के सीरम के अंदर एंटीजेंस या फिर एंटीबॉडीज़ का पता लगाते हैं कि कोई एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं। इस चीज़ का पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह हार्मोनल डिजीज़ेज़ हैं, उनके लिए भी हमको करना होता है, सच एज HCG, TSH, T3, T4, बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, यानी कि जितने भी हार्मोन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं, हम सभी के लिए एलाइज़ा परफॉर्म करके मेज़रमेंट कर सकते हैं। इसके थ्रू अमाउंट देख सकते हैं कि कितने अमाउंट में एंटीबॉडीज़ या फिर एंटीजन पेशेंट के सीरम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखते हैं थ्रू द एलाइज़ा। तो एलाइज़ा HCG, TSH, T3, T4, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, इस तरीके के जितने भी हार्मोन्स हैं, हम अपने जो बॉडी के हार्मोन्स हैं उनके लिए भी एलाइज़ा यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी स्पेसिफिक एंटीजन या एंटीबॉडी हमारे पास होगी जो उस पर्टिकुलर हार्मोन से बाइंड करेगी, और बाइंड करने के बाद में जो है हमें कलर का कॉम्प्लेक्शन बना के देगी, जिससे हमें पता चलेगा कंसंट्रेशन कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा हार्मोन एस्टिमेशन के अलावा भी इसका रोल है ऑटो इम्यून डिसीज़ेस को पता करने के लिए, जैसे कि रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, रियूमेटॉइड फैक्टर के लिए। ठीक है, रियूमेटॉइड फीवर होता है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, इनके लिए भी यूज़ होता है एलाइज़ा टेस्ट। ठीक है, पता करने के लिए अमाउंट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। उसके अलावा एलर्जी की टेस्टिंग के लिए, एलर्जी में एंटीबॉडीज़ का पता हम लोग लगाते हैं, कोटेड एंटीजन हमारे पास होता है, जैसे IgG एंटीबॉडी, फूड एलर्जीज़, ड्रग एलर्जीज़, इस तरीके की एलर्जीज़। ट्यूमर मार्कर्स की बात करें तो कुछ ट्यूमर मार्कर्स हैं, जैसे PSA, अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन, CEA और CA-125, CA-19-9। देखिए, ये मैं यहाँ पर जो आपको बता रही हूँ कि इन चीज़ों के लिए एलाइज़ा परफॉर्म किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जैक्टली इन्हीं चीज़ों के लिए ही एलाइज़ा होगा। एलाइज़ा इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर सम काइंड ऑफ हार्मोन, सम काइंड ऑफ एंजाइम्स, नहीं, सारे ही टाइप्स के हार्मोन्स और एंजाइम्स का पता हम यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने हर एक चीज़ में आपको सिर्फ फ्यू एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ब्लड बैंक में भी एलाइज़ा का यूज़ होता है, जैसे HIV, HbSAg, HCV, इनकी स्क्रीनिंग के लिए, देखने के लिए कि कहीं जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हम लोग कराने वाले हैं, कोई भी ब्लड अगर डोनर ने दिया है
हमको वो ब्लड पेशेंट को देना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोनर को कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से वो बीमारी ट्रांसमिट हो जाए पेशेंट में। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, जिसकी वजह से हम ब्लड बैंक में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे रिसर्च में भी, जैसे साइटोकाइंस के एस्टिमेशन है, वैक्सीन डेवलपमेंट है, प्रोटीन्स की एनालिसिस करनी हो, कार्ब्स की एनालिसिस करनी हो, कोई भी बायोमार्कर देखना हो, तो वहाँ पर भी एलाइज़ा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो एडवांटेजेस में हाई सेंसिटिविटी, हाई स्पेसिफिसिटी शो करता है, यानी हाईली सेंसिटिव का मतलब होता है कि वो सिर्फ़ एक ही जो है, अगर बहुत कम ही अमाउंट में या एक ही टाइप का एंटीजन उसमें प्रेजेंट है तब भी वो आपको आंसर देगा। ऐसा नहीं है कि कम एंटीबॉडीज़ हैं तो डिटेक्ट ना कर पाए, ज़्यादा होगा तो डिटेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसा इसके साथ बिल्कुल नहीं है। अगर बिल्कुल भी थोड़े अमाउंट में एंटीजन या एंटीबॉडी होगा तो वो उसको भी तुरंत डिटेक्ट करेगा, यानी ये हाईली सेंसिटिव है। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि एक टाइप का एलाइज़ा, मान लो हम HbA परफॉर्म कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी के लिए एलाइज़ा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर उस पेशेंट में HbA होगा तभी एलाइज़ा आपको आंसर पॉजिटिव देगा। अगर कोई और बैक्टीरिया या वायरस होगा तो उसके लिए पॉजिटिव नहीं होगा। यानी कि एक टाइप का एलाइज़ा सिर्फ उसी टाइप के टेस्ट के लिए पॉजिटिव होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि किसी भी टाइप का दे दे तो हम कंफ्यूज हो जाएं। हो सकता है उसमें प्रेजेंट HCV हो और एलाइज़ा आपको HbA के लिए पॉजिटिव दे दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है एलाइज़ा। ठीक है, उसके बाद में है यहाँ पर इसका फ़ायदा और है कि ये रैपिड है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ हमको 2-3 दिन लग जाएंगे, नहीं, ये रैपिड टेस्टिंग है, तो इसका एक ये भी बेनिफिट है। तो ये बेनिफिशियल है मल्टीपल पर्पज़ के बिहाफ पर, दैट्स वाई इट इज़ यूज दैट वाइडली। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे ये इनएक्सपेंसिव है बाकी के इम्यूनो एसेज के कंपैरिजन में, यानी इम्यूनो फ्लोरेसेंस एसे होता है, इम्यूनो या फिर रेडियो इम्यूनो एसे होता है, रिया। ठीक है, तो बाकी के जो रेडियो वाले हैं या जितने भी हैं उनके कंपैरिजन में इट इज़ वेरी मच ईजी एंड लेस एक्सपेंसिव। तो इस वजह से इसका जो है थोड़ा सा और ज़्यादा बेनिफिशियल ये हमारे लिए साबित होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरीके के प्रेजेंट हैं, यानी उस एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं उसकी प्रेजेंस को भी बता देगा, प्लस कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है हमें ये भी बता देगा। तो ये दोनों ही तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है। ऑटोमेशन के लिए भी सूटेबल है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग के थ्रू भी इसका प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है, तो इसका एक ये भी फ़ायदा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हो अगर उसके कोई हमको पॉजिटिव पहलू देखते हैं तो हम उसका नेगेटिव पहलू भी हमको इग्नोर नहीं करना होता है। तो इस मशीन में क्या डिसएडवांटेज हैं या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले तो ये कुछ टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव दे देता है, यानी अब जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट का एक मैं फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्कस करना चाहूँगी। प्रेगनेंसी टेस्ट आप करते हैं, उसमें बीटा HCG हार्मोन हम देखते हैं। ठीक है, किट में हम यूरिन डालते हैं, यूरिन में अगर बीटा HCG हार्मोन है तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव,
और नहीं है तो नेगेटिव, बिकॉज़ बीटा एचसीजी सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में तभी बनता है जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है, वो सिक्रीट होता है प्लासेंटा से। बट इन केस ऑफ ओवेरियन कैंसर भी बीटा एचसीजी सिक्रीट होता है, ठीक है। तो कभी ओवेरियन कैंसर किसी को हो और वो प्रेगनेंसी टेस्ट करे तो उसके में पॉजिटिव आ जाएगा, जबकि वो पॉजिटिव नहीं है, फिर भी वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका क्या मतलब है? दैट्स मीन्स कि वो फॉल्स पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव तो आ रहा है बट गलत टेस्ट के लिए पॉजिटिव आ रहा है, सही नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको भी हमें नोटिस करना चाहिए कि जो एलाइज़ा है वो कुछ चीज़ों में फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। फिर इसकी एक कमी ये भी है कि इसके हर स्टेप में बार बार वॉशिंग करनी पड़ती है, तो इसकी वजह से इसके जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं बिना मतलब में, ठीक है। उसके बाद में क्रॉस रिएक्टिविटी जो है वो कभी कभी रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट कर सकती है, यानी गलत साबित कर सकती है। एंजाइम की एक्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना, मैंने आपको बताया एंजाइम इसमें यूज़ करेंगे हम, जो एंजाइम कलर को प्रोड्यूस करेगा। तो वो एंजाइम हर कंडीशन में या हर तरीके से काम नहीं करता है, उसकी भी एक काम करने की टेम्परेचर या पीएच, उसकी कंडीशंस हैं कि वो इतने ही टेम्परेचर पे काम करेगा, वो इतने ही पीएच पर काम करेगा। तो इन चीज़ों के बिहाफ पर भी थोड़ा सा जो एलाइज़ा है वो बाकी टेस्ट से पीछे रह जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है नॉर्मली जो इक्विपमेंट्स होता है एलाइज़ा रीडर, एलाइज़ा वॉशर, तो हमको इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल जो है मशीन्स या इंस्ट्रूमेंट्स की नीड होती है। इसका एक ड्रॉबैक ये भी है। तो ये कुछ मल्टीपल मैंने आपको बता दिए हैं ड्रॉबैक्स, ठीक है, और जिनके बिहाफ पर एलाइज़ा काम करता है, इसकी क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। कैलिब्रेशन कैसे करेंगे आप इस मशीन का, क्योंकि किसी भी मशीन का कैलिब्रेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ कैलिब्रेशन के बिहाफ पर ही आप उस मशीन की एफिशिएंसी को देखते हो कि वो मशीन प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर पा रही है। तो कैलिब्रेशन इज़ नेसेसरी, ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड हम प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड हमें हर चीज़ का पता होता है कि इसमें कितना अमाउंट में चीज़ें प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, क्या एब्सेंट है। तो स्टैंडर्ड प्रिपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड को मशीन पर हम पेशेंट के सैंपल्स के साथ साथ ही करेंगे। अगर स्टैंडर्ड का जो कर्व है वो एकदम सही आ रहा है, यानी एकदम जितना अमाउंट में प्रेजेंट है मशीन ने उतना ही बता दिया, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें सही हैं, मशीन एकदम क्लियरली काम कर पा रहा है। बट अगर इसमें वेरिएशन आती है तो हमको जो है टेक्निकल जो फॉल्ट है, जो इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके बारे में हमको डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये था कैलिब्रेशन के बारे में। उसके बाद में देखते हैं क्या क्या प्रिकॉशन रखना पड़ता है हमको ड्यूरिंग द परफॉर्मिंग एलाइज़ा। रिएजेंट्स को रूम टेम्परेचर पे लाना है यूज़ करने के पहले, क्योंकि वो रेफ्रिजरेट होते हैं, बट हमको ठंडे ठंडे में ही टेस्ट परफॉर्म नहीं करना है। पहले उसको टेम्परेचर मेंटेन करना है, फिर टेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। कैलिब्रेटेड माइक्रो पाइपेट्स का यूज़ करना है हमको, ठीक है, माइक्रो पाइपेट्स का यूज़ करना है। पिपेट्स के टिप्स जो है हमको चेंज करना है हर एक सैंपल को करते टाइम। ऐसा नहीं है कि एक ही पिपेट से हमने मल्टीपल सैंपल्स को परफॉर्म कर दिया, बिकॉज़ इसकी वजह से कंटामिनेशन हो सकता है। वॉश करना है, इंक्यूबेशन स्टेप्स
फॉलो करने हैं। जब भी इंक्यूबेशन के लिए बोलेगा तो हमको इंक्यूबेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और वेल्स को पूरी तरीके से ड्राई नहीं होने देना है। ऐसा नहीं है कि हमने वॉश करने के बाद थोड़ी देर रख दिया, बाद में हम इसमें अब एंजाइम डालेंगे या जो हमारी सॉल्यूट फॉर्म में एंटीबॉडीज़ होती हैं डालनी होती हैं तो हम बाद में डालेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप अगर एक बार स्टार्ट कर दिए हैं एलाइज़ा परफॉर्म करना इनिशिएट कर दिए हैं तो आपको एंड तक करते ही रहना है पूरा प्रोसीजर। बिकॉज़ अब वॉशिंग करने के बाद जब आप थोड़ी देर के लिए रख देते हो तो वो हो जाता है ड्राई, और ड्राई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ ड्राई होगा तो फिर कलर का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद में है इसके मेंटेनेंस के लिए क्लीन रहना चाहिए। किसी भी मशीन का मेंटेनेंस मैंने आपको जितनी भी मशीन्स पढ़ाई हैं सभी का इवन मेंटेनेंस मैंने आपको बताया। तो मेंटेनेंस का मतलब यही है प्रॉपर वॉशिंग। एवरी टाइम यू डू थिंग्स विद द मशीन यू हैव टू वॉश द मशीन एवरी टाइम, ओके। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप प्रॉपर क्लीन नहीं करोगे तो रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा, क्योंकि ये जो भी मशीन ये कोई इंजन की तरह काम करने वाली मशीन्स नहीं है कि ठीक है जैसा भी है क्या हुआ काम तो कर रहा है इंजन। नहीं, मशीन्स ऐसी हैं जो थोड़े से भी एक धूल का कण भी इस मशीन के रिज़ल्ट में वेरिएशन ला सकता है, ठीक है। क्योंकि मशीन्स बिल्कुल इतनी छोटी चीज़ों के साथ में डील कर रहा है, मशीन इतनी छोटी चीज़ों का टेस्ट परफॉर्म कर रहा है जिनको हम नेकेड आई से देखना तो दूर है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। एंटीबॉडीज़ के लिए आपको मैं बता दूं कि इसको आप जो सिंपली जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप होता है, उससे भी नहीं देख सकते आप इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो अगर इतने माइन्यूट पार्टिकल के साथ में कोई भी मशीन डील कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रॉपरली क्लीन्ड होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी एरर के चांसेस नहीं होने चाहिए। तो मैंने हर एक मशीन में ये चीज़ें दी हुई हैं, तो अगर इसको आप एक मशीन के लिए भी प्रॉपर पढ़ लेते हैं तो वो सभी के लिए हो जाता है। तो मेंटेनेंस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। प्रॉपर जो है क्लीनिंग चाहिए, ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। हमें कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने के पहले कैलिब्रेशन करना है, कैलिब्रेट करके रखना हुआ है, ये सब हमको करना है। उसके बाद हम लोग को देखना है कि क्या सोर्स ऑफ एरर हो सकते हैं। फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट है, इसका मतलब कॉन्टामिनेशन हुआ है या क्रॉस रिएक्शन हुआ है, आपने एक ही टिप से दूसरा सैंपल ले लिया है, ऐसा कुछ। फॉल्स नेगेटिव आ रहा है तो एंटीबॉडीज़ का या तो कंसंट्रेशन या अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है या तो आपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग गड़बड़ की है, ठीक है। कलर का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए इसका भी मतलब है कि आप कोई जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे वो सबस्ट्रेट हो, चाहे वो एंटीबॉडीज़ हों सॉल्युबल फॉर्म में, वो सब एक्सपायर्ड है, ठीक है। उनमें से कुछ भी एक्सपायर्ड हो सकता है। अगर बैकग्राउंड हाई है तो इसका मतलब है प्रॉपर वॉशिंग नहीं, यानी बहुत ज़्यादा कलर शो हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर आ गया, मतलब आपने अच्छे से वॉश नहीं किया है। रिज़ल्ट में वेरिएशंस आ रहे हैं तो इसका मतलब पिपटिंग अच्छे से आपने नहीं की है, पिपटिंग में एरर है। और लो अब्जॉर्बेंस आ रहे हैं तो इसमें तो हो सकता है कि काफ़ी पुराना रिएजेंट यूज़ कर लिया हो या कभी कभी नेगेटिव रिज़ल्ट को भी शो करता है। तो ये आपके कुछ होते हैं जिनके बारे में हमने देखा कि क्या क्या एरर्स हैं। तो ऑल ओवर द एलाइज़ा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम लोगों ने इसको पढ़ लिए हैं और सारे ही टाइप के एलाइज़ा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर भी लिया है। उसके बाद जो चीज़ हम लोग को पढ़नी है वो है रिया या फिर रेडियो इम्यूनो एसे। रेडियो इम्यूनो एसे एग्जैक्टली एलाइज़ा की तरह तो इसको नहीं बोलेंगे, हालांकि होता है इसमें भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही है,
यहाँ कुछ और नहीं होगा, यहाँ भी एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ रिएक्शन ही होंगी, बट उसको मेज़र करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसमें डिफरेंस तरीके में आएगा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, रिया को भी और इसके प्रिंसिपल को भी समझेंगे। बट इसके पहले कि मैं रिया स्टार्ट करूं, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपने BMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है या और लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथ को भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको मैं एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ, विच इज़ CCH। ये 1 साल का कोर्स है, इसकी कंप्लीट फ़ीस 25,000 रुपीज़ है। और अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स की कंप्लीट फ़ीस 25,000 रुपीज़ है। अगर आप इस कोर्स को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके क्लास, तो हम लोग डिस्कस करेंगे रिया के बारे में। एलाइज़ा हम लोगों ने पढ़ लिया है, अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो है रिया। तो इसमें भी कुछ चीज़ें एग्जैक्टली सेम है एलाइज़ा की तरह ही, जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यहाँ पर होगी, ठीक है। बट इसके कुछ फ़ायदे हैं जो कि एलाइज़ा में वो फीचर्स नहीं हैं बट रिया में हैं, तो उनके बारे में डिस्कस हमको करना है। सबसे पहली चीज़ कि ये एक हाईली सेंसिटिव इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक है, यानी इसकी सेंसिटिविटी एलाइज़ा से भी ज़्यादा हाई है। तो अगर बहुत कम अमाउंट में सीरम में एंटीबॉडीज़ या एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ये उसको भी हमको डिटेक्ट करके बता देगा। यानी जहाँ पर एलाइज़ा फेल हो जाएगा वो नहीं बता पाएगा कि कितना अमाउंट में, कितना कंसंट्रेशन में है, तो ये वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन को भी क्या करेगा, डिटेक्ट कर सकता है। तो मेनली इसको हार्मोन्स की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है कि ब्लड में, सीरम में, प्लाज्मा, यूरिन है या सलाइवा है, इसमें किसी भी एंटीजन को, एंटीबॉडी को हमें देखना होगा, तो उसके लिए हम रिया परफॉर्म करेंगे। इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, रेडियो इम्यूनो एसे। तो यहाँ पर आप इमेज देखिए, इमेज में क्या हो रहा है, ये इमेज आपको जो शो कर रही हूँ मैं, इसमें क्या क्या हो रहा है पहले देखेंगे। यहाँ पर एक स्टेप 1 में आप देखेंगे कि एक सल्यूशन है जिसमें हम लोगों ने एंटीबॉडीज़ डाली, ठीक है, एंटीबॉडीज़ हमने भेज दिया। अब ये एंटीबॉडीज़ किसी भी सीरम की, किसी भी प्लाज्मा की हो सकती हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमने एंटीजन्स डाला, एंटीजन एंटीबॉडीज़ क्या की, रिएक्शन उन्होंने किया, ठीक है। अनलेबल्ड एंटीजन्स को जब हमने इसमें ऐड किया तो एलाइज़ा की तरह ये भी क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स के बनाने के बाद में एक कलर रिएक्शन हमको देगा, ठीक है, जिसको हम रेडियो एक्टिविटी के हेल्प से डिटेक्ट करेंगे। आगे मैं अभी आपको बताऊंगी जब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं। रिया वॉज डेवलप्ड इन 1960, 1960 में रिया टेस्ट का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था जिन्होंने डेवलप किया है, ठीक है। इनका नाम था येलो, ठीक है, येलो नाम के, वो वाला येलो नहीं है, ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था येलो ने, जिसकी वजह से इनको 1977 में, यानी ऑलमोस्ट आफ्टर 17 ईयर्स इनको
नोबल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन के बिहाफ पर। तो रिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। रिया क्या है? ये नैनोग्राम या पिकोग्राम में, इवन फेम्टोग्राम में भी कोई चीज़ प्रेजेंट है, यानी देखो माइक्रोलीटर में या नैनो ग्राम में प्रेजेंट होता है तो एलाइज़ा हमारा डिटेक्ट कर लेता है कलर चेंज के बिहाफ पर। बट अगर कोई भी एंटीजन या एंटीबॉडी फेम्टोग्राम, पिकोग्राम या नैनोग्राम के अमाउंट में है, विच इज़ वेरी लेस क्वांटिटी, बहुत कम होता है वो, उस इवन इसको मीज़र करना इतना पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी क्या करता है, डिटेक्ट करने के लिए कैपेबल है। डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। रेडियो इम्यूनोएसे इज़ अ लैबोरेटरी टेक्निक बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। हम लोगों ने जब एलाइज़ा पढ़ा है तो 4 टाइप्स पढ़े हैं, जिसमें मैंने लास्ट में आपको क्या पढ़ाया है, कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा। तो ये थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा के बिहाफ पर काम करेगा। कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होगी किसके बीच में, रेडियो एक्टिव एंटीजन एंड नॉन रेडियो एक्टिव एंटीजन के बिहाफ पर, ठीक है, उनके बीच में थोड़ा सा कंपटीशन होगा। यानी पहले हम रेडियो एक्टिव एंटीजन डालेंगे, वो एंटीबॉडी से जा कर के बाइंड कर देगा, ठीक है। फिर हम जब पेशेंट का सीरम या प्लाज्मा इसमें या सलाइवा जो भी सैंपल है उसको जब डालेंगे तो उसका एंटीजन, अगर वो एंटीजन है, ठीक है, तो वो जा कर के रेडियो एक्टिव एंटीजन को हटा के खुद से बाइंड कर देगा। और यही आपका कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा में हो रहा था, वही चीज़ सेम यहाँ भी होगी, ठीक है। और उसके बाद हम इसके कंसंट्रेशन को देख लेंगे, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं इनका कंसंट्रेशन कितना है, और इसके बिहाफ पर हम लोग रिज़ल्ट देते हैं। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ रिया मैं आपको बताने वाली हूँ। रिया किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये कॉम्पिटिटिव एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग पे काम करता है, जैसे आपका चौथे टाइप का, 4th टाइप ऑफ एलाइज़ा मैंने आपको बताया था, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक नोन अमाउंट में रेडियो एक्टिवली लेबल्ड एंटीजन। रेडियो एक्टिवली क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव वेव्स से कलर कोटेड हो, ठीक है। रेडियो एक्टिव लेबल्ड एंटीजन क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ के साथ में मिक्स किया जाएगा, ठीक है। नॉर्मली हम सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। फिर पेशेंट का सैंपल जिसमें ऑलरेडी एंटीजन्स हैं, क्योंकि अगर किसी को कोई बीमारी है तो इसका मतलब उसके बॉडी में एंटीजन गया ही होगा, प्रेजेंट ही होगा, उसको क्या करेंगे, सैंपल को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो लेबल्ड एंटीजन है वो अनलेबल्ड एंटीजन के साथ में कॉम्पीट करेगा उसी एंटीबॉडी से बाइंड करने के लिए जिस पे ऑलरेडी लेबल्ड वाला बाइंड है, ठीक है। अब हम इस चीज़ का कंसंट्रेशन देख लेंगे कि कितना अमाउंट में सैंपल वाला एंटीजन ने बाइंड कर पाया है। अब जो कंसंट्रेशन है अनलेबल्ड एंटीजन का वो हम निकाल लेंगे और उसी के बिहाफ पर हम लोग रिज़ल्ट देंगे, ठीक है। तो जो हमारे लेबल्ड एंटीजन होते हैं, रेडियो एक्टिव एंटीजन होते हैं, वो सेपरेट हो जाएंगे एंटीबॉडी से और सॉल्यूशन में घूमने लगेंगे। अब इनका मेज़रमेंट हमको करना है रेडियो एक्टिविटी के बिहाफ पर। इसका यूज़ हम करते हैं गामा काउंटर का, ठीक है। गामा काउंटर एक काउंटिंग मशीन होती है जिस पे वो काउंट करके हमको बताता है कि कितने अमाउंट में रेडियो एक्टिव एंटीजन्स इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। फिर इसके कंसंट्रेशन को, एंटीजन के कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर लिया जाता है और एक स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर्व बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे रिया वर्क करता है। तो रिया में जो अमाउंट हम देखते हैं रेडियो एक्टिव एंटीजन्स का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल जो हमारे प्लाज्मा के एंटीजन हैं। यानी जितना ज़्यादा रेडियो एक्टिव एंटीजन होगा सैंपल में, उतना ही कम एंटीजन सैंपल में
जो बीमारी है उसका होगा। यानी अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन दिख रही है आपको रेडियो एक्टिव की, तो इसका मतलब है कि डिज़ीज़ उतनी ज़्यादा सीवियर नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल भी रेडियो एक्टिव नहीं दिख रहे हैं जो है फ्री, तो इसका मतलब है कि डिज़ीज़ का कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, वर्स्ट है। तो हम लोगों ने आज की क्लास में एलाइज़ा के कुछ पैरामीटर्स देखे, रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, प्रिंसिपल, इंट्रोडक्शन, बाकी की जो भी आगे के प्रोसीजर्स हैं रिया परफॉर्म करने के, कंपोनेंट्स हैं, मशीन के क्या क्या पार्ट्स हैं, उनको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।